Hey guys, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 का फुल फ्लेज डिटेल रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपको इस सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्विकली और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो स्टूडेंट पहली बार ये यूनिट 2 प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसी तरह से एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। पर ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को यहां पे बहुत फोकस रख के इसको समझना है, क्योंकि बिजनेस लॉ काफी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो यहां पे लॉ आपकी ले ले, इससे अच्छा है कि आप लॉ की ले लो और साहस स्टडी पैम्पलेट को हाथ में रखना, ताकि रिवीजन करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करनी है, टिक मार्क करनी है, वो कर सको और अच्छे से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। दोस्तों, बिजनेस लॉ के यूनिट नंबर 2 का हमारा सेकंड चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन क्या है? मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। देखो दोस्तों, ये टेंडर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट यानी कि नेसेसरी क्वालिटीज या तो फीचर्स એટલે કે लक्षणों फॉर वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, या तो फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल यानी कि मना कर देना, बाय द प्रोमिसी टू एक्सेप्ट द करेक्ट टेंडर ऑफ द गुड्स एंड मनी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब जो पार्टी को जो काम करना था वो काम कर देता है, तो उसको कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, देयर ऑब्लिगेशन का मतलब देयर ड्यूटीज arising under the contract within a prescribed time and in prescribed manner, then it is called performance of a contract। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें मैंने कहा है कि मैं स्पेसिफिक फीस के बदले में आपको बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉपर एजुकेशन दूंगा। तो यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि भाविन सर यहां पे प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, मतलब आपकी एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मेरा परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करना है, वो है टेंडर। अब टेंडर का मतलब होता है ऑफर टू परफॉर्म। यहां पे परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, बट परफॉर्मेंस के लिए ऑफर की गई है। देखो ध्यान से समझना, समटाइम्स द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी or obligation under the contract at a proper time, but the promisee does not accept the performance। मतलब के प्रोमिसर यहां पे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए ऑफर करता है, मतलब वो कोशिश करता है, बट प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या परफॉर्मेंस करने से रोकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? टेंडर परफॉर्मेंस। और इस टेंडर परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पे मैंने ये मेरी ड्यूटी एक्सेप्ट की है कि मैं आपको बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा और मैं फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए क्लासरूम में भी आता हूं। बट हमारे कुछ नालायक बैक बेंचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पीछे से आवाज निकालते हैं, परेशान करते हैं, मैं बोर्ड पे लिखने जाता हूं, पीछे से चौक मारते हैं, पेन के ढक्कन मारते हैं, वगैरह करके मुझे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बोल रहा अब अगर आपने आवाज की तो मैं यहां से क्लास छोड़ के निकल जाऊंगा। तो होगा क्या बैक बेंचर्स? चल निकल, पहली फुर्सत में इधर से निकल, बीप बीप, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर। तो मेरे को भी आ गया गुस्सा और मैं छोड़ के चला गया। अब देखो यहां पे हुआ क्या, मैंने कोशिश की थी कि आपको एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करूं, मतलब अटेम्प्ट किया परफॉर्मेंस देने का, बट यहां पे आप लोगों ने मुझे परफॉर्मेंस देने से रोका या मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने जो कोशिश की
मेरी ड्यूटी परफॉर्म करने की, उसको कहा जाता है टेंडर। क्लियर? तो देखो, when the promiser offers his performance but promisee does not accept it, देखो promisee उसको accept नहीं कर रहा है, the promiser does remain responsible for नॉन परफॉर्मेंस, मतलब यहां पे नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, डज नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आ गई, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूं, पर उस वक्त आप लोग मुझे परेशान कर रहे थे। अब एग्जाम डिक्लेयर कर दी कॉलेज ने और आप बोल रहे हो सर वो सिलेबस का कुछ देख लो ना, सिलेबस खत्म कर दो ना, तो मैं क्या कहूंगा, अब नहीं करूंगा सर, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहां पे कोशिश की थी परफॉर्मेंस देने की, मतलब टेंडर किया था, बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो, फर्दर इट डज नॉट लूज हीज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मुझे तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं करना है, पर मैं आपके पास से फीस डिमांड करूंगा, भाई चलो फीस लाओ। सर आपने नहीं पढ़ा तो फीस भी नहीं देंगे। नहीं, मैंने कोशिश की थी पढ़ाने की, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप कोशिश करके देखो फीस देने की, देखो मैं एक्सेप्ट करता हूं या नहीं, डबल ले लूंगा। तो यहां पे क्या होगा, मेरे जो राइट है वो इफेक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? इसको जरा ध्यान से समझना। Thus, the tender of performance is equivalent to actual performance। इसको अच्छे से माइंड में फिट रखना कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस देने की कोशिश, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसा ही माना जाता है। It relieves the promiser from the liability of further performance and gives him all the right to sue the promisee for the breach of contract। मतलब रिलीव कर देना, मतलब उसको फ्री कर देना। प्रॉमिसर को यहां पे रिलीफ मिल जाती है उसकी सभी लायबिलिटी से, मतलब मुझे मेरी लायबिलिटी से फ्रीडम मिल गई क्योंकि मैंने कोशिश की थी, पर हां मेरे सारे राइट है वो मेरे एज इट इज रहेंगे, मतलब मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो एसेंशियल क्वालिटीज या फिर फीचर्स और रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर, जिसके अंदर टोटल 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान से देख लो। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, बिन शर्ती होવું જોઈએ। इट बिकम्स कंडीशनल व्हेन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला याद रखना है कि ये जो टेंडर है मतलब परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। Then second, it must be of the whole quantity contracted for or the whole obligation. If the contract requires full payment and if the tender is of installment, then it is not a valid tender। इस चीज को जरा ध्यान से समझना, यहां पे जो टेंडर होगा वो फुल ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए, मतलब पार्ट ऑब्लिगेशन के लिए है और सामने वाला उसके लिए मना करता है, तो यहां पे टेंडर नहीं माना जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मुझे पे करने हैं फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए और आप मुझे दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, तो मैं यहां पे मना कर रहा हूं, भाई 10 रुपए मुझे नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते भाई देखो मैंने तो कोशिश की थी परफॉर्मेंस करने की, मैंने तो पैसे ऑफर किए थे, सर ने मना कर दिया, इसलिए अब मैं मेरी टोटल लायबिलिटी में से फ्री नहीं। आपने 500 रुपए देने की कोशिश की हो और मैंने एक्सेप्ट ना किया हो तो आप फ्री, पर अगर आप 500 रुपए की जगह पे 10 रुपए 50 रुपए दे रहे हो और मैं मना कर रहा हूं, तो यहां पे आपका टेंडर नहीं माना जाएगा। देन थर्ड, इट मस्ट बी बाय अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन एंड हु इज विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। मतलब यहां पे वही पर्सन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हो जो कि विलिंग है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब ये लॉ का पढ़ाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही टेंडर कर रहा हूं तो ही, मतलब परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा हूं तो ही उसे टेंडर माना जाएगा। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट मेक एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। सिंपल सी बात है, मैं फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाने के लिए बोलता हूं और बोलता हूं सर रात को 3 बजे सब लोग ज्वाइन कर देना या सुबह 4 बजे मेरा लेक्चर रहेगा, तो आप लोगों ने, मैं बोल दूंगा मैंने तो लेक्चर रखा था सुबह 4 बजे, आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरी क्या गलती? तो यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, टाइम प्रॉपर होना चाहिए और प्लेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर? देन फिफ्थ, इट मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन एंड इन प्रॉपर फॉर्म। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों को पढ़ाना है लॉ और मैं फॉर एग्जांपल एफवाई के बच्चों को कहता हूं भाई चलो मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाता हूं, अब भाई एफवाई में तो लॉ का सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली मना कर देंगे।
फिर मैं आप लोगों को यानी कि टीवाई के बच्चों को ना पढ़ाऊं और ये कहूं कि मैंने तो कोशिश की थी एफवाई वालों को पढ़ाने की पर उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैं आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। प्रॉपर पर्सन को ही ये परफॉर्मेंस की ऑफर करनी है और वो भी प्रॉपर फॉर्म में। तो प्रॉपर पर्सन को ऑफर करना है ये परफॉर्मेंस एंड प्रॉपर फॉर्म में। देन सिक्स्थ, इट मे बी मेड टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस एक से ज्यादा है तो उसमें से किसी को भी आप यहां पे ऑफर कर सकते हो। मतलब 4 लोगों को मैंने प्रॉमिस की है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट क्वालिटी का एजुकेशन दूंगा, तो ये 4 में से किसी को भी मैं ऑफर करूंगा तो चलेगा। देन 7, इन केस ऑफ द टेंडर ऑफ गुड्स इट मस्ट give a reasonable opportunity to the promisee for the inspection of the goods। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आपने शाहिद कपूर का बदमाश कंपनी ऐसा मूवी आया था जिसके अंदर वो क्या करते थे, वो लोग बहुत ही चालाकी से जो बायर था उसको चेक करने के लिए टाइम ही ना मिले वैसा करते थे। तो यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पे आप ऑफर कर रहे हो गुड्स के लिए तो गुड्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मतलब प्रॉपरली चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ही वो टेंडर माना जाएगा। एंड लास्ट, इन केस ऑफ द टेंडर ऑफ मनी द डेटर मस्ट मेक अ वैलिड टेंडर इन द लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब जो ऑफिशियल करेंसी है उसी में पेमेंट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मुझे फीस पे करनी है और आप बोलते हो कि सर हम आपको बिटकॉइंस देंगे। अरे भाई बिटकॉइंस मैं मना कर देता हूं, नहीं नहीं मैं बिटकॉइंस में नहीं डील करता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है, मुझे तो गांधी बापू चाहिए, करेंसी इंडियन करेंसी 500 रुपए की नई वाली 2000 की नोट लेके आओ, चेक लेके आओ। पर आप तो बोल रहे हो नहीं सर मैं आपको बिटकॉइंस में पेमेंट करूंगा, मैं आपको डॉलर में पेमेंट करूंगा, तो मैं मना कर रहा हूं। तो आप यहां पे ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, भाई हमने तो कोशिश की थी, आपने मना कर दिया तो अब हम लोग फ्री, ऐसा नहीं। लीगल टेंडर ऑफ मनी मतलब जो ऑफिशियल लीगल करेंसी है उसमें पेमेंट करने की कोशिश होनी चाहिए। क्लियर? डिफेंस ऑफ टेंडर, तो इफ द डेटर हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द कोर्ट एंड प्रूव्स हिज प्लीज यानी कि उसके द क्रेडिटर विल गेट ओनली द अमाउंट ओरिजिनली टेंडर्ड एंड नॉट एनी इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है पेमेंट के मामले में और यहां पे हम लोगों के बीच में कोई इश्यू चलने वाला है तो आपने क्या किया, हमारे केस के लिए जितनी अमाउंट का ऑब्जेक्शन था या कंफ्यूजन था वो आपने कोर्ट में डिपॉजिट करवा दी। अब 2 साल के बाद कोर्ट का डिसीजन आता है तो मैं यहां पे ये कहता हूं ठीक है अब तो मैं केस जीत गया, मुझे वो आप लोगों को जो 2000 रुपए मुझे देने थे वो तो दो और उसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट भी तो दो। तो यहां पे वो इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि ये पॉइंट आपके लिए कुछ काम का नहीं है, टेंशन मत लो, इसको रिफर करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर का टॉपिक देख लेते हैं। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब कई परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट નું परफॉर्मेंस આપવાની જરૂર નથી। उसके अंदर ही है हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के लिए या परफॉर्मेंस मांगने के लिए कौन हकदार है, बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर इसमें से आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से, पहला अ कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, जिसके अंदर 6 पॉइंट है कि ये 6 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जिसमें सबसे पहला है व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो तो आप कैसे करोगे यार, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको अच्छी क्वालिटी का पढ़ाऊंगा और मुझे थ्रोट कैंसर हो जाता है और मैं बोल ही नहीं पाता हूं, एग्जाम्पल है, हाँ भाई सीरियसली मत ले लेना, एग्जाम्पल है। अब मुझे थ्रोट कैंसर हो गया तो ऑब्वियस है कि अब मैं परफॉर्मेंस करूं वो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है। व्हेन ऑल पार्टीज टू इट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसाइंड और ऑल्टर इट, मतलब पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सभी पार्टीज मिलके उस ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देते, एग्री हो जाते ठीक है इसको कैंसिल करो, उसकी जगह पे हम लोग ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो ऑब्वियस है कि अब कॉन्ट्रैक्ट ए उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया, उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। देन थर्ड, व्हेन द प्रॉमिसी डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस मतलब उसके बिना रहना, उसको गिव अप कर देना, वेव और रेमिट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, मतलब प्रॉमिसी वो वेव कर देता है, ठीक है मत करो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मुझे पेमेंट करना है 2000 रुपए का
और मैं बोल रहा हूं ठीक है यार 2000 आप रखो, चलो जाओ जलसा करो, एंजॉय करो, मैं वेव कर रहा हूं, तो यहां पे आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी मतलब मैं, क्योंकि मुझे पैसे लेने थे, आपने प्रॉमिस की थी कि हम लोग आपको फीस पे करेंगे, और मैं यहां पे प्रॉमिसी वेव कर रहा हूं मेरे राइट को, वेव कर रहा हूं मतलब जाने दे रहा हूं, जाओ एंजॉय करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमो फिरो, तो यहां पे मैंने वेव कर दिया, तो यहां पे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पर्सन एंड ही रिसाइन्स इट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम लोग यूनिट 1 में देख चुके हैं, बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया है मैंने। अब यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कौन से रीजन की वजह से होता है हमने डिस्कस कर लिया था, याद करो, कोएरिशन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे वॉइडेबल है और वो एग्रीव्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन यानी कि कैंसिल करवा देती है, तो ऑब्वियस है फिर अब परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं रहेगी। देन फिफ्थ, व्हेन द प्रॉमिस fails to provide reasonable facilities to the promisor for the performance of his promise। मतलब कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉपर अरेंजमेंट करके नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी बर्थडे पार्टी के ऊपर ऐसा सोचा था कि भाई मैं अरिजीत सिंह को गाना गाने के लिए बुलाऊंगा, मेलोडियस सॉन्ग अरिजीत सिंह गाएगा। अब अरिजीत सिंह को बुला तो लिया, पर मैंने उसको ना माइक की फैसिलिटी दी, ना प्रॉपर म्यूजिक की फैसिलिटी दी, ना प्रॉपर स्टेज की फैसिलिटी दी, और बोल रहा हूं जाओ वहां पे कोने में जाके बैठ के गाओ, तो ऑब्वियस है वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो यहां पे क्या जरूरी है, देखो, प्रॉमिसी फेल हो जाता है टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटी टू द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर थे अरिजीत सिंह, जिन्होंने प्रॉमिस की थी कि सर आपकी बर्थडे के ऊपर मैं आके सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा, पर मैं यहां पे प्रॉमिसी, जिसको कि अरिजीत सिंह ने प्रॉमिस की थी, वो प्रॉपर फैसिलिटी यहां पे अरिजीत सिंह को नहीं दे पाते हैं, तो फिर यहां पे अरिजीत सिंह अपने परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर? उसका एक एग्जांपल भी है, देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू रिपेयर बीज हाउस, बी निग्लेक्ट्स और फेल टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच रिपेयरिंग रिक्वायर्ड, नाउ ए नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि रिपेयरिंग करो, पर रिपेयरिंग कौन सी जगह का करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो यहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं रहती। एंड देन लास्ट पॉइंट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसका भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे ही लेना दोस्तों, हनी सिंह को बोल रहा हूं कि भाई तू मुंबई से आते वक्त 5 पोटली, 5 अच्छी ब्रांडेड बॉटल लेके आना, तो यहां पे गुजरात में लीकर बैन है, तो मैं ये इलीगल काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो हनी सिंह बोलेगा नहीं भाई मैं तो बहुत ही ईमानदार आदमी हूं, गुजरात में अल्कोहल बैन है तो मैं नहीं लाऊंगा, मतलब मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। तो यहां पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? देन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, जहां पे आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला है प्रॉमिसर हिमसेल्फ, परफॉर्मेंस कौन देगा, जिसने प्रॉमिस की है वो खुद परफॉर्मेंस देगा। क्या बात करते हैं यार, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट शोज दैट promiser himself should perform the promise, then the promiser must perform such promise। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कहा गया है कि प्रॉमिसर खुद परफॉर्मेंस देगा, तो वहां पे वो प्रॉमिसर को ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, फिर वहां पे वो असिस्टेंट को या किसी और को भेज के वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये अरिजीत सिंह वाला ही कि भाई तू आके गाना गाइयो मेरी बर्थडे में, और अरिजीत सिंह बोल रहा है मेरा प्यून है मैं उसको भेज देता हूं, वो भी बहुत अच्छा गाना गाता है, तो यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या कहा था कि भाई अरिजीत सिंह गाना गाएगा, तो यहां पे प्रॉमिसर अरिजीत सिंह है तो उसको ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहा है कि प्रॉमिसर हिमसेल्फ नीड टू परफॉर्म, then in such cases the contract must be performed by promiser himself। ठीक है? फॉर एग्जांपल यहां पे ये एग्जांपल है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग अ सॉन्ग एट म्यूजिकल इवनिंग, मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरी बर्थडे पे अरिजीत सिंह को गाना गाने के लिए बुला दिया है, तो उसको खुद ही आना पड़ेगा। देन सेकंड, एजेंट भी यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर पर्सनल स्किल, ऐसा नहीं है कि पर्सनल स्किल के साथ जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस है, देन इट मे बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर और बाय हिज
रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग एजेंट भी कह सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा भाई दीपिका पादुकोण तू मेरी बर्थडे पे केक लेके आना, ठीक है। अब केक लेके आने के लिए पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं होती है, केक तो कोई भी डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोणे की जगह पे या उसका ड्रेस पहना के वो यहाँ पे रणवीर सिंह को भेज देती है कि भाई तू जा मेरा ड्रेस पहन के, वैसे भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो रणवीर सिंह आ जाता है केक डिलीवर करने के लिए, तो चलेगा। दीपिका पादुकोण की जगह पे उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके एजेंट के तौर पे रणवीर सिंह आता है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इस परफॉर्मेंस में डिलीवरी देनी है, उसमें कोई स्किल की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी पर्सन यानी कि प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एजेंट परफॉर्म करेगा तो चलेगा। देन थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वारसदार, उसको परफॉर्मेंस देना होता है। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, इट कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ प्रोमिसर। मतलब जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो वहां पे प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको परफॉर्मेंस देना था वो खुद अब नहीं रहा, वो खुद ऊपर चला गया, तो अब यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। बट इन अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है उसके अलावा के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर, डिसीज्ड प्रोमिसर मतलब जिसकी डेथ हो गई हो वो प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एज वारसदार, आर बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल एमडीएच वाले चाचा जी है, आप सबको पता है बहुत लंबी उम्र जी के गए, अब उनका 90 ईयर एज पे डेथ हो गया, ठीक है। अब उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल 200 केजी एमडीएच गरम मसाले प्रोवाइड करूंगा, और उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो यहां पे क्या होगा, उनके जो लीगल एयर्स है उनको ये सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, आपने धमाल मूवी देखा होगा, तो धमाल मूवी में वो चारों लोग ऐसा करते थे कि वो घास खाता हुआ घोड़ा, उसकी तस्वीर लेके जो पर्सन की डेथ हो गई वहां पे चले जाते थे और वो बताते थे, वो डॉक्टर रुस्तम वाला जो था, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, उसके घर पे जाके कि आपके पापा ने ये पेंटिंग का ऑर्डर किया था और उनकी डेथ हो गई, तो आप ये पेंटिंग लेके हमें हमारे पैसे दे दो। तो उनका जो बच्चा था यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनका परफॉर्मेंस देते हैं। क्या कहा है ध्यान से समझना, अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है और वहां पे प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म। पर जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है और प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको यहां पे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट इज थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी। तो व्हेन प्रोमिसेस accepts the performance of the promise from third person, he cannot afterward enforce it against the promiser। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भाविन सर है, मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे आप मेरे से भी बहुत अच्छे बनाता हूं, ये आप है, बहुत ही नई हेयर स्टाइल, लेटेस्ट हेयर स्टाइल वाले। अब यहां पे आप बोल रहे हो कि सर मेरी फीस जो है ना वो मेरे चाचा देंगे या मुझे इस ट्रस्ट में से आएगी, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है भाई आप दे देना। अब बाद में मैं बोलता हूं नहीं नहीं आप ही दो मुझे तो फीस, तो यहां पे नहीं चलेगा ऐसा। थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं एक्सेप्ट हो गया हूं, मुझे तो फीस के साथ मतलब है, मुझे तो मेरे पैसे के साथ मतलब है। अब वो कोई भी देता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा है कि व्हेन प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन, तो फिर यहां पे थर्ड पर्सन यहां पे ये प्रॉमिस की डिमांड करवा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज जॉइंट प्रोमिसर। तो व्हेन टू और मोर पर्सन हैव जॉइंट प्रॉमिस, ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ये ध्यान रखना कि 2 3 4 लोगों ने मिलकर प्रॉमिस की थी, तो वो 2 3 या 4 लोगों को मिलके ही वो परफॉर्मेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे दोस्तों ये पॉइंट खत्म हुआ कि परफॉर्मेंस कौन देगा। अब यहां पे ये आएगा हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, ये यहां तक के 5 पॉइंट में हमने स्टडी कर लिया।
अब परफॉर्मेंस करवाने के लिए डिमांड कौन कर सकता है? तो देखो, इट इज द ओनली प्रॉमिसी who can demand the performance of the promise under a contract। ये 99% केसेस में ऐसा ही होता है। प्रॉमिसी, जिसको प्रॉमिस की गई है, परफॉर्मेंस की डिमांड भी वही कर सकते हैं। It makes no difference whether the promisee is the benefit of the promise or for any other person। वो उसके साथ लेना देना नहीं है। मतलब याद रखना है कि प्रॉमिसी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस B टू पे ₹500 टू C। देखो क्या कहा है, ए ने प्रॉमिस किसको की है? बी को। ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। यहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस की है कि वो ₹500 देंगे मिस्टर सी को। ये है सी, और सी का मतलब यहां पे सी है और कुछ मतलब मत निकालना। तो यहां पे ए ने प्रॉमिस की है बी को कि मैं सी को यहां पे ₹500 दूंगा। नाउ ए डज नॉट पे द अमाउंट्स टू सी। अब ए ने बी को प्रॉमिस तो कर दी, पर ए ने सी को पेमेंट नहीं किया, सी को सी बना दिया। तो यहां पे सी कैन नॉट टेक एनी एक्शंस अगेंस्ट हिम। मतलब यहां पे सी ए के ऊपर केस नहीं कर सकता। भाई आपने तो बी को प्रॉमिस किया था ना कि मुझे ₹500 दोगे, तो मुझे ₹500 नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। नहीं हो सकता। यहां पे प्रॉमिस किसको की थी? बी को प्रॉमिस की थी। अब भले इस प्रॉमिस का बेनिफिट मिस्टर बी को मिलने वाला हो या मिस्टर सी को, पर ये ₹500 देने की प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी। ये ध्यान रखना। हाउएवर, जो मैंने कहा कि 99% केस में ऐसा ही होता है, बट 1% में क्या हो सकता है? इन सर्टेन केसेस इवन अ थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो एनफोर्स द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको आगे पढ़ने में आएंगे, जहां पे थर्ड पार्टी, मतलब जिसको प्रॉमिस नहीं की है, वो भी परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं। एंड एक लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ द डेथ of the promisee his legal representative can demand। मतलब जिसको प्रॉमिस की थी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों हमारे बिजनेस लॉ के यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 पूरा, जो जिसके अंदर 2 ही टॉपिक है पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग फिर से एक बार ध्यान से हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से पढ़ लीजिए, और इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझे हुए क्विक रिवीजन वीडियोस रखे हुए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखना। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन अगर आपके फ्रेंड्स को भी चाहिए तो उनको सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम फीस पे मिलेगा, जहां पे आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। Believe that you are intelligent, just work smart and achieve more result with SAS Institute of Commerce. God bless you all.